एक नई सुबह में क्या खास होता है? खिलते फूल, रंग बिरंगी तितलियाँ, चहकती चिड़िया और उगते सूरज की किरणों से जगमग सवेरा, नया सवेरा जो एक रात के बाद आता है और ऐसा लगता है जैसे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया हो। ईश्वर ने अपनी बनाई गई प्रकृति में सुंदरता का और मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हम कहीं कोई कमी बता ही नहीं सकते। ऐसे ही ईश्वर ने हमें भी एक बहुत अद्भुत शक्ति दी है खुद को महसूस करने की। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी भी इंसान का उससे अच्छा डॉक्टर और उससे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें ही खुद पता होता है कि हम कब उदास हैं, कब खुश हैं, क्या बात हमें अच्छी लगती है और क्या बुरी। इसी तरह हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अपना ख्याल रखने की, यानी कि वेलनेस की। हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करके हमें चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का धरती धुरारी में, और हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर अंजलि फाटक। थैंक यू। डॉक्टर अंजलि फाटक एक सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इन्होंने पीएचडी की है पोस्ट कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स पर। डॉक्टर अंजलि जी, आपका धरती धुरारी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिखा। जैसा कि अब हमने बात की कि आपने पीएचडी की है पोस्ट कार्डियक पेशेंट्स पर। जी। कार्डियक प्रॉब्लम को अगर लें तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बुजुर्गों की बीमारी या किसी एज में बंधी हुई है। आजकल हम देख रहे हैं कि कम एज में भी बच्चों को कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी जो कम एज के साथ बच्चों को कार्डियक प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका मेन रीज़न वो है कि उनका ओबेसिटी का बढ़ता जाना, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होना, या रॉन्ग टाइप ऑफ ईटिंग पैटर्न होना, या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना। तो ये सब होने के कारण बच्चों में बेसिकली कार्डियक प्रॉब्लम, मतलब देखा जाए तो पहले एजड यानी आफ्टर 50s देखा जाता था, अब हम देखते हैं कि 18 ईयर्स से भी बच्चों को ये प्रॉब्लम होने लगी हैं। और मेरा जो बेसिकली ये है, तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन को भी आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि यदि आपकी कार्डियक प्रॉब्लम आपको न हो, उसके लिए अपने को अपना वेट कंट्रोल करना या डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर इंपॉर्टेंट करना है। लेकिन मेरा जो रिसर्च वर्क है उसमें कार्डियक बाईपास सर्जरी के बाद में भी अपने आप को ध्यान रखना है, क्योंकि शिखा यूजुअली ये होता है कि बाईपास सर्जरी हो जाती है, स्टंट हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि इसके बाद वापस से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने रिसर्च किया है उस पर मैंने पाया कि ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने कि अपना ध्यान नहीं रखा सर्जरी के बाद, तो उनको वापस वो प्रॉब्लम्स आने लग सकती हैं। तो इसलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम प्राइमरी कार्डियक प्रिवेंशन की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक बार हमें लगता है कि हमने सर्जरी करवा ली और हम बेपरवाह हो जाते हैं। बिल्कुल। मैंने किसी को कहते सुना था, बाईपास हो गई है, अब मेरा हार्ट तुमसे भी ज़्यादा दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। खान पान का ख्याल हमें रखना चाहिए। हमें हमारे हार्ट का ध्यान रखना ही चाहिए। बच्चों से हमने स्टार्टिंग की थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन पर जाएं, डाइट पर जाएं, तो इससे जुड़ा जो सबसे बेसिक मुद्दा है वो ये है कि डायबिटीज़ लोगों को बहुत जल्दी हो रही है। कम एज में भी डायबिटिक हो रहे हैं बच्चे। तो खान पान का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ जो बेसिकली हो रहा है, या अपन टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अगेन हम ओबेसिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी देखा गया कि इंडिया में ओबेसिटी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ डायबिटीज़ के लिए भी वो रिस्पेक्ट है एक प्रकार का। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों की ईटिंग हैबिट्स में सुधार करने की ज़रूरत है। उनके जो खान पान है उसमें आपको ट्रेडिशनल डाइट्स को डालना चाहिए, क्योंकि अभी जो हो गया जो मॉडर्नाइज्ड डाइट या जो फैशनेबल फूड्स या स्नैक्स या जैसे कहना चाहिए बेकरी के आइटम्स बच्चे मोस्टली प्रेफर करते हैं खाना, तो उन पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग मैं कहना चाहूँगी, पोर्शन कंट्रोल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती दें, मतलब उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको पोर्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी डाइटिशियन की हेल्प लेकर के भी, मतलब स्पेशली मदर्स से मेरा कहना है कि उनके वेट पे हम शुरुआत से ही ध्यान रखें, क्योंकि केवल ओबेसिटी एक प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ओबेसिटी अपने साथ बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स को ला रहा है, जैसे कि ओबेसिटी अपने साथ डायबिटीज़ को ला रहा है, या कार्डियक प्रॉब्लम को ला रहा है, या आगे चल के कैंसर में भी कन्वर्ट होता है वो। तो
ओबेसिटी अपने आप में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को ला रहा है, तो हमें उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ बच्चों को एक हैबिट ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि रेगुलर उनको कम से कम 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी या कोई आउटडोर गेम्स ज़रूर उनको करने के दे, जिससे कि उनका कैलोरी बर्न भी प्रॉपर रहे। ये बात बहुत सही कही आपने, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चों के लिए गेम्स तो बचे ही नहीं। बचपन पहले जैसा रहा ही कहाँ है। बचपन से अगर मैं आपके बचपन की बात करूं तो कैसी थी आप बचपन में? ये जो आउटडोर गेम और इंडोर गेम की बात आप कर रही हैं, खान पान की बात भी आप कर रही हैं, तो बहुत एक ओबिडेंट बच्ची थी। जी, हमारे यहाँ एक्चुअली शिखा ये है कि ट्रेडिशनल राइट्स को फॉलो किया जाता था। मेरी जो दादी या नानी है तो वो खाने में हमारा जो, चूँकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो टिपिकल हमारा महाराष्ट्रियन फूड बहुत लाइट और सिंपल फूड होता है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स करीब करीब शामिल होते हैं, तो उनको हम लोग अपने डाइट्स के अंदर लेते थे। और आउटडोर्स गेम्स की बात करते हैं तो अब आउटडोर गेम्स मतलब कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी आउटडोर्स रहते थे। इवन घर आकर के भी आपको कहीं ना कहीं 1 आवर आउटडोर गेम्स के लिए मतलब जाती ही थी मैं। तो उसके कारण एक रेगुलर जैसे कहना चाहिए मॉनिटरिंग अपने हेल्थ के लिए रखना वो इम्पॉर्टेंट था। समय पर सोना वो भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट था। तो जैसे अभी के बच्चे जो हैं वो बहुत लेट नाइट में सोते हैं या रात में मंचिंग करते हैं, तो वो सब चीज़ें उस समय नहीं थी। आपका एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल था और मतलब जल्दी उठना, सुबह पढ़ाई करनी है अपने को या 1 आवर एक्सरसाइज करना है, ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है। तो ये एक जो नियम बनाए हुए थे शुरुआत से ही, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उसका आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि नेचुरली सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका आईक्यू लेवल प्रॉपर होगा, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल होगा और स्ट्रेस नहीं होगा आपको। तो आपकी लाइफस्टाइल पे शुरुआत से ही ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो स्पेशली यदि मदर्स की हम बात करते हैं या घर में पेरेंट्स के लिए, ये मेरा कहना है कि उनको शुरुआती दौर से ही अपने बच्चों की लाइफस्टाइल पे, उनके डाइट पे स्पेशली फोकस करने की बहुत मतलब है ज़रूरत। मतलब आप उनको प्यार करें, लेकिन उनको कभी भी ये नहीं करें कि आप फास्ट फूड दे रहे हैं ला करके या बाहर के फूड्स दे रहे हैं। उनको अपने ट्रेडिशनल फूड से इंट्रोड्यूस ज़रूर करें। यहाँ आपने ट्रेडिशन की बात करी, हालांकि आपने बात फ्रूट से रिलेटेड की कि फूड ट्रेडिशनल देना चाहिए, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि आप महाराष्ट्र से राजस्थान में आई हैं तो ट्रेडिशन काफ़ी डिफरेंट है जी। तो कोप अप करने में, एडजस्ट होने में आपको बहुत वक्त लगा होगा। कुछ ऐसी परेशानियाँ जो आपको स्टार्टिंग वाले डेज में आई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली महाराष्ट्रियंस का भी फूड हाँ थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था। जैसे कि यहाँ पर मतलब सभी जगहों का कुछ ना कुछ लोकल फूड होता है, और मुझे शुरुआत से मतलब ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जहाँ जिस भी स्टेट में जाऊँ वहाँ का लोकल फूड मैं ज़रूर अडॉप्ट करूँ, खाऊँ उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि महाराष्ट्र में भी कुछ लोकल चीज़ें हैं, लोकल फूड्स हैं और लोकल वेजिटेबल्स हैं वहाँ कर की। तो और सेम ही यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी जैसे कि हम कहते हैं भी मोटा अनाज बहुत ज़्यादा उसमें है, या अभी जैसे कहना चाहिए कि अभी इन दिनों में मिलेट्स का बहुत ज़्यादा चलन में है, तो महाराष्ट्र में भी वो खाते हैं। वो सेम ही यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर भी खाते हैं। खान पान की बात तो एक बार साइड में रही, मैं अगर कल्चर की बात करूँ तो पहनावा भी आता है, बोली भी आती है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ फंक्शंस वगैरह में मिलना होता है, वार त्योहार, बहुत सारे डिफरेंसेस और होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किस तरह से आप मिक्सअप हुई यहाँ की सोसाइटी में? बहुत मतलब मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है। तो और मेरे मतलब हस्बैंड के भी बहुत फ्रेंड्स हैं और वो अलग अलग रिलीजन से हैं, तो मुझे मिलना अच्छा लगता है, नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये आपने ज़रूर कहा कि खान पान, एक रहने का जो वे है, जैसे बॉम्बे से हूँ तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो ज़रा फास्ट लाइफस्टाइल है, और यहाँ हम देखते हैं राजस्थान में तो एक थोड़ा सा हर फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ को टाइम दे करके उसको मतलब मनाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही जगह का लाइफस्टाइल, फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच वो मतलब यहाँ पर एडजस्ट होने में। थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि घर में हम जो भी बच्चे होते हैं उन पर बहुत प्रभाव होता है उनके बड़ों का, चाहे वो दादी हो, नानी हो या मम्मी। आप पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा? मेरा मतलब
इस कैरियर में भी आने के लिए देखिए, अपन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से एक क्लू रहता है अपने को कि नहीं अपने को इस प्रोफेशन में आना है। तो मेरी दादी और नानी जब भी कोई किसी को हेडेक है या किसी को वॉमिटिंग है तो आज अमृत धारा दे रही हूँ, या किसी को लग रहा है कि भाई बैक पेन है तो आप मेथी का ये ले लीजिए या गोंद ले लीजिए। तो तब से मेरे माइंड में चलता था कि ये सब जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं या मेडिसिन हैं, या जैसे कहना चाहिए कि हमारी किचन फार्मेसी है, तो इनके इतने अच्छे बेनिफिट्स है कि हमने अजवाइन खाया, गुनगुना पानी पिया तो हमारे पेट में दर्द मतलब रुक गया, या हमने पेपरमेंट खाया या हमने पान खाया, तो मतलब हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसके न्यूट्रिशनल फैक्चुअल्स हैं। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं या जो मेरी दादी अभी करती है कि भाई किसी को यदि एनीमिया है तो गुड़ खाओ, छुहारा खाओ या खजूर खाओ, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसी हैं जो कि आपके हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। तो हमें इसको अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वहाँ से रहा। और आफ्टर मैरिज मतलब मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और आज जिस पोजीशन में मैं हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर, इन तीनों का बहुत योगदान रहा, जिन्होंने कहा मुझे कि स्काई इज़ द लिमिट, तो आप जितना पढ़ना चाहता हो पढ़ो। और उन्होंने वो चीज़ करने के लिए मुझे कहा भी कि भाई नहीं, आपको पीएचडी करना है, पीएचडी करो। और आगे आज मैं अपना खुद का सेंटर रन कर रही हूँ। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी विशेस मेरे साथ हैं। बिल्कुल, बड़ों की ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ में रहती हैं, और वो सीख भी। आपने बहुत अच्छी बात कही, और हमें पता चला कि किचन में खजाना होता है जहाँ जादूगर रहते हैं, कभी अजवाइन के रूप में, कभी काले नमक के रूप में, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए जी। अगर हम बात करें स्टडीज़ की, एक कॉलेज पीरियड होता है, वहाँ पर जैसे ही हम ग्रोन अप होते हैं तो हमारे शौक बदलते रहते हैं। पहले जिसे खेलना कूदना पसंद होता है, तो एक एज के बाद हमें म्यूज़िक सुनना भी पसंद आने लगता है। तो आपकी क्या हॉबीज़ रही हैं? मेरे हॉबीज़ में बेसिकली मुझे बुक्स रीडिंग का काफ़ी शौक मतलब अभी भी है, और अभी तो चलो ई बुक्स अपन पढ़ लेते हैं। वैसे मेरे पास बुक्स का कलेक्शन काफ़ी है, मेरे सब्जेक्ट वाला भी है। मुझे अदर मतलब साहित्यिक भी पढ़ना पसंद है तो वो भी करती हूँ, लेकिन अभी तो इन दिनों में न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस चल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। उसके अलावा थोड़ा सिंगिंग का इंटरेस्ट है। मुझे बाहर न्यू डेस्टिनेशंस पे जाना बहुत पसंद है, और मतलब मुझे लगता है कि मैं मंथ में एक आध बार कहीं ना कहीं बाहर जाऊं, वहाँ के ट्रेडिशनल फूड, वहाँ की चीज़ों को मतलब वहाँ का क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनकी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं अपने मतलब जब मैं पेशेंट्स को देती हूँ तो उनके डाइट चार्ट्स में उनको इंक्लूड करूँ। तो जो क्योंकि क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी भी कि जो अभी अनटच्ड हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सर्च करने की कोशिश मेरी लगातार बनी रहती है। तो ये 3-4 मेरे बहुत अच्छे शौक़ हैं। और उसके अलावा जनरल मतलब जो कुकिंग का शौक़ होता है, या उसमें कुछ न्यू एड ऑन करते रहने का, जिससे कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उनकी बढ़ती जाएं, और रेसिपीज़ हम बनाते हैं, या इस टाइप का चलता रहता है कुछ ना कुछ। जितनी बातें मैंने अभी तक आपसे की अंजलि जी, एक चीज़ मुझे बार बार निकलकर सामने दिख रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू, खाना क्या है। लेकिन कहते हैं ना, लड़कियों को चटपटा भी बहुत पसंद है, तो गोलगप्पे या कुछ इनसे अलग हटके जिसमें न्यूट्रिशन आपको नहीं दिखते हो, ऐसी चीज़ें आपको कौन सी पसंद है? जिनमें न्यूट्रिशन नहीं दिखता हो और मुझे पसंद हो वो चीज़ें। ऑब्वियस। देखिए, मुझे चकली बहुत पसंद है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि वो राइस और मिक्स ग्रेन्स का बनता है, पर हाँ फ्राइड है, लेकिन ऑब्वियसली वो महाराष्ट्र का हमारा डिश है तो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा यहाँ का जो दाल बाटी चूरमा है राजस्थान का, वो भी पसंद है। वो भी अपन मतलब कोई भी चीज़ खाइए, मेरा यही कहना रहता है कि यदि आप उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाते हो और प्रॉपर इंजॉय करके खाइए। खाने के बाद कभी भी उसको गिल्ट मत कीजिए। आप उसको यदि इंजॉय करके खाते हैं, या डिफरेंट चटनीज़ हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो कभी भी आप ये सोच के मत खाइए कि इसमें ये चीज़ें हैं। आप उनको पोर्शन कंट्रोल करके, और जो भी आपका त्यौहार है या जो भी स्पेशल ओकेजन्स हैं, उन पे आप उनको ज़रूर एंजॉय कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। खा लिया तो खा लिया, बाद में मत सोचो, बस देख लेना कि कितनी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। अभी हम बात कर रहे थे कि आपको जो भी गाइडेंस है वो मिली आपके फादर इन लॉ से, आपके हस्बैंड से और आपके पापा से भी। तो आप किस तरह से अपने आप को एक मदर के रूप में देखती हैं? आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहना पसंद करती हैं या थोड़ा सा रूल करना? नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगहों पर मतलब स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है एज ए मदर मुझे, लेकिन हाँ, मैं हमेशा बच्चों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करती हूँ कि यदि उनको कोई प्रॉब्लम है, वो कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, तो मेरा लगातार मतलब
जिसे कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन रहता है कि बच्चा यदि नहीं कह पा रहा है तो मैं उसको मतलब उससे पूछूं, क्योंकि कभी भी मन में यदि दबा हुआ कोई चीज़ रहता है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है अननेसेसरी। तो यदि मदर फादर एज ए फ्रेंडली उनके साथ होकर के वो पूछते तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं हो जाता है। तो विद इन फैमिली ही हम उसका सॉल्यूशन करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मदर को दोनों रोल ही मतलब बैलेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी रखना है, थोड़ा सा उनके प्रति मतलब उनको ये भी विश्वास दिलाना है कि नहीं हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसा ही मेरा रहता है। मतलब मदर आप हैं, आपके कितने बच्चे हैं और क्या उनके नाम है? मेरी एक बेटी है जो कि अभी MBA उसने कर लिया है और वो एक्सेंचर में है, उसका नाम है रूपाली फाटक। और मेरा बेटा है शुभम जो कि भी मार्केटिंग उसके साथ काम कर रहा है, उसने BBA किया है और आगे उसका MBA करने का प्लान है। और मेरे हस्बैंड सभी जानते ही हैं, ड्रग कंट्रोलर राजस्थान है, मिस्टर अजय फाटक, और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, तो वो भी सीनियर टीचर रह चुकी हैं, शैलजा फाटक। तो ऐसी हमारी अभी फैमिली है यहाँ पर। अगर आपकी फैमिली को देखें तो हम इसे न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं कह सकते और एकदम से ज्वाइंट भी नहीं है, मदर इन लॉ भी साथ में है, और आपने कहा आप अपना हेल्थ सेंटर भी चलाती हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये ऐसा लगता है घड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज चलती है, मतलब ऐसी फीमेल्स के लिए जिन्हें घर भी संभालना होता है और काम भी, तो वो घड़ी की सुइयों को आप किस तरह से मैनेज करती हैं और टाइम टू टाइम अपने काम पूरे कर लेती हैं? जी, घड़ी मतलब देखिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बहुत नेसेसरी है, जबकि स्पेशली आप वर्किंग वुमन हैं तब ज़रूरी है कि आप जो अपने उठने का समय है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करें। आपकी जो मॉर्निंग है यदि आप सब लोगों से 2 घंटे पहले स्टार्ट करते हैं तो आप खुद 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं और आपका दिन मतलब प्राणायाम और हेल्दी ड्रिंक से जो भी आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। एंड देन आपको अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम मिल जाता है और आपकी फैमिली का जो टाइम है वो भी आप उनके साथ दे पाते हो। आपका मतलब जो वर्किंग प्लेस है आपका, वहाँ पर भी आप टाइम से पहुँच पाते हो। तो उस टाइप से यदि आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा सा आप कुकिंग की बात करते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं या कुछ उसका प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो इस टाइप से यदि आपने पहले से प्लानिंग कर रखा है कि मुझे कल क्या बनाना है या इवनिंग में क्या बनाना है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है वो प्रोसेस। तो आपका हमेशा प्लानिंग के अकॉर्डिंग यदि आप वर्क करते हैं तो आई डोंट थिंक कि यहाँ एक लड़ाई होती है। हम प्लान करके रखते हैं कि हमें ये बनाना है, लेकिन जो बच्चों की इच्छाएं हैं ना वो बिल्कुल उससे परे होती हैं। जी जी जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको खुद से लड़ना पड़ा हो? मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसे ही बनने चाहिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मेरी डॉटर ने जब इंजीनियरिंग का ऑप्ट किया तब उसका मूड थोड़ा सा मतलब मेडिकल की तरफ भी था, लेकिन फिर हम लोगों ने भी उसको समझाया कि बेटा आपका बहुत जगह देखिए, मेडिकल में भी उसका एडमिशन हो गया था, तो लेकिन हमने उसको यही समझाया कि यदि आपको अदर जगहों पर भी मतलब आपका डांस में भी रुचि है या आपके अदर भी हॉबीज़ हैं तो और आपको लग रहा है कि भी प्रॉपर टाइम पे आपको जॉब वगैरह भी होना चाहिए, तो फिर आप दूसरे प्रोफेशन में जाइए। और इंजीनियरिंग किया उसने, पहले टाटा कंसल्टेंसी के साथ वर्क किया और आज बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट पर कर रही है एक्सेंचर में भी। तो वो था, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और बाकी शुभम के लिए मेरा यही है कि आगे मैनेजमेंट में जा कर के वो मेरे साथ ही मेरे अपने जहाँ मेरा सेंटर है वहाँ पर वो मेरे साथ मुझे हेल्प करे। तो ये मैंने सोचा हुआ है और उसकी इच्छा ये है कि वो करेगा। ये तो हमने थोड़ी सी जानकारी ली आपकी फैमिली की, थोड़ी सी आपके इंटरेस्ट की जी। अब हम वापस एक बार बात करते हैं। आपने कहा कि मैं पोस्ट सर्जिकल कार्डियक पेशेंट से मैंने स्टडी किया है, तो कई बार ये होता है कि सर्जरी के बाद जैसे कि नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम बिल्कुल सही हो गए हैं, उस कंडीशन में फैमिली को भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो सिर्फ ऐसे छोटे से 2 पॉइंट्स जिससे हम उनकी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उन्हें देना है, उसको हम मैनेज कर पाएँ? देखिए, कार्डियक सर्जरी यदि आपकी हुई है तो खाने पे अपने को ये ध्यान में रखना है कि आपको ऑयली चीज़ें कम से कम रखनी है और खाने के अंदर आप थोड़े से हर्ब्स और स्पाइसेस, जैसे कि सर्जरी होती है तो आपको नेचुरली खून पतला करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं वो, उसके साथ में यदि आप अर्जुन की छाल या मेथी दाना या सिनेमन भी यदि साथ लेते हैं तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो इन स्पाइसेस को भी यदि आप अपने साथ रखते हैं अपने डाइट के साथ तो अच्छा रहता है। प्लस थोड़ा सा मतलब सैलेड्स का मात्रा या सूप की मात्रा या जैसे कहना चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेस ज़्यादा रखें। सीरियल्स का मात्रा आप यदि कम रखें, सीरियल्स ले भी रहे हैं तो आप मल्टीग्रेन्स को फॉलो करें तो जिसमें कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, रिफाइंड फूड्स कम खाएं
बेकरी के आइटम्स कम अपने डाइट के अंदर रखें, और साथ ही साथ 1 आवर आपका फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी संभाल सकते हैं। अच्छा, एक कार्डियक पेशेंट में सॉल्ट का भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस उनको रखना, बिकॉज वो हाइपरटेंसिव होते हैं, तो जैसा भी डॉक्टर का रिकमेंडेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शंस भी अपने डाइट के अंदर रखना है। स्पेशली जो हम जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि बहुत सेवरीज का या नमकीन्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक लाइफस्टाइल में सुधार का मतलब एक आपकी नींद प्रॉपर होना, और यदि कोई आपका ड्रिंक का या आप अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फूड प्रॉपर हो जाता है, आपका नींद प्रॉपर है और आप रेगुलरली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को यदि आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं होगा। स्पेशली हम LDL कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप में ओवरऑल चेंज करें, तो नेचुरली उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होंगे। अंजलि जी, अभी आपने बात की कि पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। मैं यहाँ बात करूँ पेशेंट्स के अलावा भी, आज की जो लाइफ इतनी वर्कॉलिक हो गई है, सभी को इतना टेंशन है, स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की तरफ भी चल पड़ते हैं। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए हम क्या अपने न्यूट्रिशन से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं आपका, और आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी से भी रिलीव करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं तो जितने भी नट्स और सीड्स हैं, जैसे कि आलमंड सीड्स हैं या वॉलनट हैं या फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इनको ड्राई फ्रूट्स को आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें, वो अच्छा है। प्रोबायोटिक्स, ये गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं और ये बहुत, उनका भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग पे काफ़ी अच्छा रोल है, तो आप दही, छाछ, दूध, इनको आप अपने डाइट में रखें। राइस बहुत ही अच्छा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तो राइस को आप रखिए। बनाना को आप अपने डाइट में रखिए। तो ऐसे ये वाले जो कुछ फूड्स हैं, तो यदि आप इनको अपने डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो नेचुरली आपको स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपका ऐसा नहीं है। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको आप ज़रूर रखिए, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको आप अपने डाइट के अंदर ज़रूर रखिए। कितना आसान है ना। स्ट्रेस है तो सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना सोचेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस हम ले लेंगे। बस खाना शुरू कर दीजिए, और क्या खाना चाहिए ये तो अंजलि जी ने बता ही दिया। खान पीन की बात कर रहे थे हम, तो खान पान जो है हम बच्चे जो हैं काफ़ी ध्यान नहीं देते हैं, वेट ओबेसिटी की प्रॉब्लम उनको हो गई तो क्रैश डाइटिंग करने लग जाते हैं। ये क्रैश डाइटिंग क्या है, कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक? देखिए, क्रैश डाइटिंग करने के कोई फ़ायदे नहीं है। क्रैश डाइटिंग का क्या, आप उसका एक मीनिंग समझिए कि क्रैश डाइटिंग में या तो वो लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मिनिमल डाइट पर अपने आप को रखते हैं, कि जो आपका रिकमेंडेशन ऑफ कैलोरीज है उससे आपने बहुत कम अपने आप को रखा, लिक्विड डाइट पे भी चले जाते हैं। सेकेंड थिंग है कि भूखा रख लेते हैं। थर्ड है कि कई बार ऐसा करते हैं कि अपने आप को, मतलब सॉलिड फूड, सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं, वो सीधा क्लियर लिक्विड्स पे आ जाते हैं। तो क्लियर लिक्विड्स में नेचुरली आपकी बॉडी को वाटर तो मिल रहा है, लेकिन कहीं कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है, प्रोटीन्स का सोर्स नहीं है, विटामिन्स और मिनरल डिफिशिएंट। तो ये जो क्रैश डाइट्स होती हैं, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होते हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो एनर्जी डिफिशिएंट डाइट्स होती हैं ये, तो इनको रिकमेंडेशन में नहीं है। तो आपको यदि मतलब स्पेसिफिकली मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि यदि कोई वेट लॉस पे जा रहा है तो उसको एक प्रॉपर डाइट चार्ट की ज़रूरत होती है, जो कि आप ट्रेंड या स्पेशलाइज्ड जो डाइटिशियंस हैं उनसे ही अपना आप बनवाइए, जो कि आपकी बॉडी का बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करेंगी, आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके डाइटरी हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा वो प्लान करके देंगी डाइट चार्ट, जिसमें कि सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कैलोरीज, प्रोटीन्स आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बैलेंस होंगे। तो आपको ऐसा डाइट चार्ट फॉलो करें तो नेचुरली आपका वेट लॉस प्रॉपर होगा। और हाँ, उसके अंदर ये भी होता है कि यदि आप डाइटिशियन से रिकमेंडेशन लेते हैं तो वो आपका रेगुलर मॉनिटरिंग भी करती हैं, क्योंकि मोटिवेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग हर व्यक्ति को ज़रूरत होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको फॉलोअप भी करें, क्योंकि लोग डाइट चार्ट ले लेते हैं लेकिन उसको फॉलोअप नहीं करते हैं उसका। तो आपको ज़रूरी है कि आप 1 मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद, जब भी आपको डॉक्टर ने बुलाया है या डाइटिशियन ने बुलाया है, तब आप ज़रूर जाइए और उसको फॉलोअप ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे कई बार वो डाइट को आपके चेंज कर देते हैं, या आपके अकॉर्डिंग यदि अपने को लगता है तो कुछ चीज़ें उसके अंदर एड ऑन करते हैं। तो और एक डाइट चार्ट, शिखा, ये स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि एक डाइट चार्ट सबके लिए यूज़फुल नहीं है, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइट चार्ट बनते हैं। तो
इस चीज को जरूर मतलब जब आप डाइट प्लान्स के लिए जाएं शायद तो इसीलिए ध्यान कहते रखें। हैं कि स्पेशलिस्ट के पास जाना बेहतर होता है। और ओबेसिटी ऐसी प्रॉब्लम है कि इससे निजात पाने का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। वो किसी ने सही कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो जितना स्लोली आप प्रोग्रेस करेंगे, जितना इस पे चाहेंगे पेशेंस के साथ में, तो उतने ही अच्छे रिजल्ट स्ट्रेस करते हैं तो उस स्ट्रेस के कारण और भी वेट लॉस नहीं होता, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। कई लोगों की शिखा हैबिट होती है कि वो रेगुलर अपने वेट को मॉनिटर करते हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार वेट बढ़ने का कारण आपका वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। आपने डाइट प्रॉपर लिया है, लेकिन आपका यदि किसी कारण से सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो गया है या प्रोटीन्स इंटेक नहीं हुआ है या कई बार इन्फ्लेमेशंस है बॉडी में, क्योंकि तो उसके कारण भी कई बार वेट बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि उसके कारण फिर एंग्जाइटी आने लग जाती है, तो छोड़ देते हैं वो लोग डाइट प्लान फॉलो करना। तो ऐसा नहीं करें। आपको ये 7 डेज या 8 डेज या जो भी आपको फॉलो अप टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट प्रॉपर चेक करें। बहुत सही बात आपने कही है कि कोई क्रैश कोर्स सच में नहीं होता। हम बात कर रहे थे बचपन में हमने देखा कि हार्ट पेशेंट्स भी हो जाते हैं, डायबिटीज़ भी जाती है। इसी के साथ में एक बहुत आम समस्या हो गई है, जो बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं उनमें पीरियड्स की काफ़ी प्रॉब्लम है। या तो स्टार्ट नहीं होते हैं टाइमली, या फिर स्टार्ट होने के बाद फिर रुक जाते हैं, या पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या इसके लिए भी खान पान से हम थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं? बेनिफिशियल है जी। स्पेशली जो आपने पीसीओडी की बात की, मतलब ये जो सिम्टम्स आपने बताए कि लेडीज़ मतलब बेसिकली गर्ल्स के साथ में कि उनका पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है या बहुत हैवी पीरियड होता है या तो होता ही नहीं है, तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। तो इसको शुरुआत से ही मैंने कहा ना कि जब आप बचपन से ही बच्चों को अच्छे हैबिट्स निर्माण करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सारा भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। बेसिकली हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है बॉडी के अंदर, पर हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होने के लिए कहीं ना कहीं आपका खान पान जिम्मेदार है, आपका बॉडी का वेट जिम्मेदार है, जिससे कि वो जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेल्दी डाइट को फॉलो करें, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में भी पर्टिकुलरली यदि हम एक हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो उसमें हार्मोन्स के कंट्रोल के लिए हाई प्रोटीन्स डाइट प्रिस्क्राइब की जाती हैं। या अभी आप बार बार हेल्दी डाइट की बात कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी हेल्दी डाइट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक प्लेट में होनी चाहिए रेगुलर? देखिए, एक हेल्दी प्लेट का क्या मतलब होता है कि जिसमें कि आपका सीरियल्स का कॉम्बिनेशन प्रॉपर हो, सीरियल हो, पल्सेस हो, वाइटामिन और मिनरल्स के लिए वेजिटेबल्स हों उसके अंदर, फ्रूट्स का भी उसमें हो, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स उसके अंदर हों। तो इस टाइप से वाटर का इंटेक प्रॉपर हो, क्योंकि सब करने के बाद यदि आप पानी नहीं प्रॉपर पी रहे हैं तो भी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको ये सारा चीज़ें मतलब चपाती, दाल, सब्जी, इवन चटनियाँ, रायताज, ये सब अपने बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। उनका प्रॉपर प्रोपोर्शन है। आप यदि एक बैलेंस थाली को देखेंगे तो उसमें सब्जी ज़्यादा होती है, राइस कम होता है, चपाती एक ही होती है, सैलेड ज़्यादा होता है, दाल होता है, दही होता है या पनीर की सब्ज़ी होती है। तो इस टाइप से एक प्रॉपर जिसे कहना चाहिए हेल्दी मील या हेल्दी प्लेट जो है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉपर अच्छा रहता है वो। अभी आपने बात की थी अपनी हॉबीज़ की। आपने कहा बुक रीडिंग पसंद है, और सिर्फ आपने अपने सब्जेक्टिव को बताया। आपने कहा कि मुझे अलग अलग जगह पे घूमना भी पसंद है, और हम अक्सर कहीं पे भी घूमने जाएं, एक और चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ चलती है, वो है रेडियो। तो गाने सुनना और गुनगुनाना, वो कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं। और तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर्स में मुझे कुमार शानू के वॉइस बहुत अच्छी लगती है, और लता मंगेशकर को भी मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ। किशोर कुमार के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी न्यू इसके अंदर अरिजीत सिंह का भी अच्छा लगता है, मतलब सॉन्ग्स ऐसे मतलब करीब करीब, और कैलाश खेर के सॉन्ग्स मुझे बहुत बहुत पसंद है। और स्कूल कॉलेज में उनके सॉन्ग हर किसी ने सुने हैं, गुनगुनाए हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर लूँ कि हाँ, आपकी आवाज़ में कुछ सुन सकती हूँ, या फिर होता है अक्सर कि हम लोग लिखने का भी शौक़ रखते हैं। जैसा आपने कहा कि मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, जो पढ़ता बहुत है उसकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है, और वो लिखने का भी शौक़ रखता है। कुछ आपका लिखा हुआ हो, कुछ किसी और का लिखा आपको पसंद हो? देखिए, बेसिकली मैं तो आर्टिकल्स लिखती हूँ, और वो न्यूट्रिशन के मेरे आर्टिकल्स होते हैं, और उन्हीं पे मतलब जितने भी नए नए सब्जेक्ट पे मुझे लिखना बहुत पसंद है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही लिखा है, किड्स के इम्यूनिटी के ऊपर भी काफ़ी लिखा हुआ है, या नेचुरली जितने भी सीजनल जो रहते हैं आर्टिकल्स, जैसे फेस्टिवल डाइट्स के ऊपर भी कई बार आ जाता है,
तो उन पे भी हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर राइटअप करते हैं, जैसे कोविड टाइमिंग्स थे तो उस समय कोविड के ऊपर भी हमने काफ़ी लिखा, और जितनी भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उन पे भी हम लिखते हैं। जितना मैंने आपको सुना ना, अभी तक आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं और आपने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है अपने आप को। लेकिन फिर भी हमें कई बार लगता है यार मेरे अंदर एक ये हैबिट है जो मुझे लगता है अंजलि को डिफाइन नहीं करती, अंजलि शुड बी लाइक दिस। तो कोई ऐसी आदत जो आप अपने अंदर से चेंज करना चाहती हैं? हाँ, नेचुरली थोड़ा कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अपने को और मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ अपनी और होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रोफेशन को और आगे ले जा सकें। सो मैनेजमेंट स्किल्स, वो उससे रिलेटेड मुझे और पढ़ना है, उसकी और मुझे इन्फॉर्मेशंस लेनी है, क्योंकि न्यूट्रिशन को हम पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी जो हाँ मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ न्यूट्रिशन की नॉलेज भी चाहिए, साथ में मुझे मैनेजमेंट का भी चाहिए है। तो मैनेजमेंट स्किल्स को और मुझे बेस्ट बनाना है, ये मेरा मतलब आगे आने वाला वैसे एक अच्छे इंसान की यही परिभाषा है कि अपने आप से कभी सेटिस्फाई मत हो, तभी आप आगे बढ़ते रहोगे। एक मिथ है जी। हम देखते हैं कि पोस्ट डिलीवरी जो खान पान दिया जाता है, जो हमारी सास दादी नानी खिलाया करती थी, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं आपको वो नहीं खाना है। तो अब जो यंगस्टर्स हैं वो पोस्ट प्रेगनेंसी ये सोचने लगती हैं कि मुझे किसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी ट्रेडिशनल फूड्स हैं आपके, या जो आपको उस समय पोस्ट डिलीवरी दिया जाता है, जैसे कि राजस्थान में एक 32 के हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके अंदर होते हैं, वो देते हैं। या हम लोगों के यहाँ महाराष्ट्रियंस के यहाँ भी हमने देखा कि जैसे अळीव की खीर देते हैं, अळीव या सब्जा सीड्स। अळीव क्या होता है? अळीव हलिम सीड्स बोलते हैं इसको, हलिम सीड्स बोलते हैं। तो उसकी खीर देते हैं, वो आपके लिए उस समय काफ़ी यूज़फुल रहती है। उसके अंदर मतलब आयरन सोर्सेज, कैल्शियम सोर्सेज बहुत अच्छा रहता है, तो वो आपको खाना चाहिए। मेथी दाना आपको देते हैं, या गुड़ खिलाया जाता है, या उस समय आपको गोंद बहुत ज़्यादा दिया जाता है। एक हरीरा भी खिलाते हैं जिसके अंदर की खसखस और हल्दी, जेगरी, इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो जिससे कि आपका पूरा स्टमक अच्छे से क्लीन हो जाता है, और ब्लीडिंग भी प्रॉपर होने के कारण पूरा अंदर आपका सारा क्लीन हो जाता है सिस्टम। तो वो सारा चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बॉडी के अंदर बैकएक वगैरह होता है उस समय, तो आप पोस्टनेटल की बात कर रही हूँ मैं, तो उस समय हल्दी बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है। जैसे हल्दी आप लड्डुओं में भी खिला सकते हैं, जो कि ड्राई फ्रूट के लड्डू, उसमें हल्दी डलती है, और हल्दी वाला दूध आपको देते हैं, तो वो आपको लेना चाहिए। या गरम सूप्स वगैरह उस समय दिए जाते हैं, जो कि जैसे कि दालचीनी वगैरह डाल करके देते हैं। और पानी पिलाते समय उसके अंदर देखते हैं कि हम लौंग का पानी या सौंफ या अजवाइन का पानी कई लोगों के घरों में दिया जाता है, या वावड़िंग का पानी पिलाते हैं, तो वो आपको कहीं पर भी इन्फ्लेमेशंस नहीं हो बॉडी के अंदर, और बेबी को भी आफ्टर फीडिंग बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए वो उस टाइप का पानी पिलाते हैं, जिसको कहते हैं स्पाइसेस वाटर। तो वो गर्म पानी आपको पीना चाहिए, जिससे कि बॉडी के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि पोस्टनेटल ये जो भी आपके घर में खिलाए जाने वाले मेडिसिन हैं, उसका मेन पर्पस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन दूर करना है, बॉडी का दर्द दूर करना है, बॉडी में कहीं पर भी स्ट्रेचिंग की वो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाती है बॉडी, तो उसको दूर करना है। और स्ट्रेस में कई बार डिलीवरी के बाद भी स्ट्रेस रहता है कई लेडीज़ को, तो वो स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, इसलिए देखा होगा कि आपने मिल्क को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस समय। तो मिल्क के साथ भी हम स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन देते हैं, या ड्राई फ्रूट्स डाल करके देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को मतलब अभी की जो वो हैं गर्ल्स हैं जो कि अभी न्यूली जिनकी डिलीवरी हुई है, उनसे मेरा यही कहना है कि जो भी आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन दी जा रही हैं उनको आप ज़रूर लीजिए। आप ये चिंता मत कीजिए कि मेरा इससे वेट बढ़ जाएगा। यदि आपको घी खिला रहे हैं तो उस समय आपको ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन उसके बाद में आपको ऐसा नहीं करना है, वो भी अपने को पोर्शन कंट्रोल रख के खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बैलेंस रखिए। सेकेंड थिंग, अपने आप को एक्टिव रखिए। ऐसा नहीं है आपको कोई बीमारी नहीं है, आफ्टर डिलीवरी यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 मंथ्स के बाद आप नॉर्मल पोस्टनेटल योग के लिए जा सकते हैं, और सिजेरियन है तो 6 मंथ्स के बाद आफ्टर डॉक्टर मतलब रिकमेंडेशन के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉर्मल घर में आप वॉक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को यदि एक्टिव रखते हैं और ये सब चीज़ें आप लेते हैं तो नेचुरली आपकी हेल्थ भी प्रॉपर रहेगी और आपके बेबी का भी ग्रोथ बहुत प्रॉपर रहेगा। तो ये अपने को लेना चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि बैलेंस रहना चाहिए कि ये मिथ नहीं है कि हमें नहीं खाना चाहिए या डॉक्टर ने कहा है वैसे ही चलना है। डॉक्टर अपनी तरफ से बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत कुछ तो बोलता है। बिल्कुल। मैं एक मैसेज चाहूँगी लड़कियों के लिए, क्योंकि मेरे लिए सभी महिलाएं खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं, हमेशा जवान रहती हैं, वो अपनी सोच से और ज़्यादा खूबसूरत और जवान रहती हैं। तो उनके लिए एक मैसेज, क्योंकि आप और मेरे जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो काम भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी रहती हैं, वो किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करें, और जो भी आपकी तरफ से एक मैसेज उन फीमेल्स के लिए। देखिए, फीमेल्स के लिए मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है कि आप अपनी केयर कीजिए। अपना जो मी टाइम है वो अपने आप को देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी फैमिली का प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। तो आप अपना डाइट की तरफ आप अपना प्रॉपर ध्यान रखिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी की एश्योरिटी लीजिए कि वन आवर आप वो करेंगे ही। प्लस साथ में आप आपकी जो है हॉबी है उसको ज़रूर मतलब पूरा कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई यदि सिंगिंग का या डांसिंग का या जो भी आपकी हॉबी है, क्योंकि उसका रिलेशन है कि यदि आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं या उसको, तो नेचुरली आप स्ट्रेस रिलीफ रहेंगे और नेचुरली आप उसके कारण बहुत ही अच्छा आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी प्रॉपर रहेगा। और कीप अपडेटेड, हमेशा आप नया नया सीखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, और उससे भी भले ही आपके किसी भी क्षेत्र में रुचि हो आपको, लेकिन सभी क्षेत्रों का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आप खूब पढ़िए, लिखिए भी। यदि आप राइट अप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप लिखिए और अपने आप को अप टू डेट रखिए। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखिए और आपके फैमिली के न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखिए। डॉक्टर अंजलि, एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, वो ये कि अपने आप को अपडेटेड रखें। थैंक यू सो मच। दूरदर्शन और धरती धुरारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए। अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।